भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है जो नीचे के लेवल की है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, उसमें क्या आप संतुष्ट हैं उससे? अगर बदलाव होना है तो किस तरीके का बदलाव हो जिससे जो वंचित तबका है उस तक उसका लाभ पहुंच सके? ये बड़ा अच्छा सवाल। प्रॉब्लम है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नहीं हो पा रही। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। सुखदेव थोराट सर के साथ हूं। सुखदेव थोराट सर के बारे में तमाम लोग आप परिचित हैं। यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं, जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं और एक बड़ा नाम है। एजुकेशन को लेके अब देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम खबरें आ रही हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो मार्जिनलाइज तबके को झेलना पड़ रहा है ज़्यादा। तो एजुकेशन पॉलिसी, भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है जो नीचे के लेवल की है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और उसमें क्या आप संतुष्ट हैं उससे? अगर बदलाव होना है तो किस तरीके का बदलाव हो जिससे जो वंचित तबका है उस तक उसका लाभ पहुंच सके? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए 1920 से लेके तो 1950 तक बाबा साहेब ने जो जिस पॉलिसीज़ के लिए काम किया उसमें से शिक्षा जो थी ये बहुत अहम थी। तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ दी। उनका ये कहना था कि शिक्षा सरकार के पास होनी चाहिए, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटीज़ की हो। यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट रीजन में सेटअप करनी चाहिए और दलित स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए। तो उन्होंने जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 1943 में की जो आज चल रही है, ओवरसीज स्कॉलरशिप की उस वक्त, वो भी आज चल रही है। तो सरकार जो है वो एजुकेशन इस तबके को दे दे, सबको दे दे, इस तबके को दे दे, कंपलसरी भी हो और फ्री भी हो, हायर एजुकेशन का भी हो। लेकिन पिछले कई सालों से, 30-40 साल आप कहिए, कांग्रेस के पीरियड में भी और अभी तो बहुत ज़्यादा शिक्षा का जो है वो खाजगीकरण पिछले 4 दशकों में ये गिरना शुरू हो गया। नहीं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मतलब कभी आपने सोचा नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट होगी, तो आज लगभग आधी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। 50% यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटीज, ये सारा। 60 to 65% कॉलेजेस प्राइवेट है, सेल्फ फाइनेंस है। और जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है जो डिग्री डिप्लोमा वगैरह देती है, वो भी 67 to 70% प्राइवेट है। और जैसा ही प्राइवेट होता है और फीस ज़्यादा होने की वजह से गरीब उसमें जा नहीं पाता। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से दलित और गरीबों को उच्च शिक्षा का जो एक्सेस है वो घट गया है। और चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी उनका एक्सेस कम हो गया, इसलिए उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव नहीं हुई। तो ये मेरा ख्याल है एजुकेशन दलितों के मामले में वंचित, इसके मामले में क्राइसिस में है। और अभी तो सरकार ने स्कूल भी प्राइवेटाइजेशन शुरू की है बड़े लार्ज स्केल पे। महाराष्ट्र में तो मेरा ख्याल है उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वो इसमें किया है, सेल्फ फाइनेंसिंग में किया है। 2012 में उन्होंने एक्ट लाया था वो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल का। तो ये शिक्षा जो है वो गंभीर रूप से अफेक्ट कर रही है। दूसरा इसका इनडायरेक्ट जो अफेक्ट है वो ये है कि जब आप प्राइवेटाइज करते हो तो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं है, तो उसके वजह से भी उनकी एंट्री जो है वो कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये इसके ऊपर ध्यान नहीं है। दलित पॉलिटिक्स का ध्यान नहीं है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान नहीं है। दलित पॉलिटिक्स की बात कही आपने, अभी राजनीति की, मतलब इलेक्शन ख़त्म हुए हैं अभी, इस पूरा कैंपेन चला है इलेक्शन का, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और जो मुद्दे होने चाहिए, जैसे हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, जो वंचित तबके से जुड़े हुए मुद्दे, जिसकी बात, जैसे आपने कहा कि बाबा साहब को मारने वाले तो इतने ज़्यादा हो गए हैं और सिंबॉलिक महत्व इतना हो गया है, तो उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया तमाम पार्टियों द्वारा? देखिए जब ये पिछले 10 साल में जब डिफरेंट अपोजिशन पार्टी थे उनको ये पता चला जी कि जो सरकार है वो सरकार की जो नीतियाँ है और जो आइडियोलॉजी है वो जब उसका एहसास उनको हुआ कि ये राष्ट्र को हिंदुज़म की बेसिस पे बनाना चाहते हैं और ओपनली कुछ लोग उसकी बातें करते हैं, तो उसके लिए फिर घटना में चेंज करना होगा। सेकुलरिज्म वगैरह सारा निकाल के उसमें आपको लाना पड़ेगा
हिंदुज़म के या ब्राह्मणिज्म के प्रिंसिपल जिसके बेसिस के ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो देश को बनाएंगे। उसी तरह डेमोक्रेसी जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है आइडियोलॉजी पे होती है जी। वो यदि अच्छा काम किए तो चुन के आएंगे, अच्छा नहीं काम किए तो चुन के नहीं आएंगे। यहाँ एक अटेम्प्ट किया जा रहा है इसके साथ हिंदू राष्ट्र बनने के साथ साथ कि लोकशाही को भी धार्मिक और जातीय आधार दे दें। तो ये सारा समझ में आ गया अपोजिशन पार्टीज को, इसलिए वो कंपेल हो गए कि वो इकट्ठा आए और इकट्ठा करके एक यूनाइटेड फ्रंट करके इसके खिलाफ लड़े। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था, देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी स्थापन की 1943 में, तो ये संकल्प उन्होंने उस वक्त दी कि आप फेडरेशन बनाइए सब पार्टियों का। वो वहाँ से उन्होंने ब्रिटेन से लिया। जो लेबर पार्टी थी उस वक्त वो फेडरेशन थी, उसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो ऑर्गेनाइजेशन पे समझते थे। तो ये जो अभी बना है इंडिया अलायंस, ये एक तरीके से फेडरेशन है अपोजिशन पार्टीज का। उसका एक मिनिमम प्रोग्राम है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सेव करना, लोकशाही को सेव करना, राष्ट्र की संकल्पना जो सेकुलरिज्म की वो सेव करना, वो एक मिनिमम प्रोग्राम है। बाकी उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं रखे। आप देखते होंगे इकोनॉमिक नीतियाँ क्या होगी, सामाजिक नीतियाँ क्या होगी, इसके ऊपर नहीं। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, लोकशाही को बचाना, सेकुलर राष्ट्र को बचाना। अब इसमें जो दलित पॉलिटिकल पार्टीज है एमपी में, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कुछ हद तक तमिलनाडु में है, इनकी भूमिका जो रही है वो थोड़ी सी अलग तरीके से रही है। मैं वही पूछ रहा था, वंचित बहुजन अघाड़ी है महाराष्ट्र में, बीएसपी हो गई यूपी में, तमिलनाडु की बात आप कर रहे हैं, इनकी जो पूरा ओवरऑल भूमिका रही इस पूरे चुनाव में, उसको किस इनको ऐसा है कि इनको अपने एग्जिस्टेंस का जो है वो एक उनको खतरा लगता है कि भाई हम अलायंस करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन वो बात सही नहीं है। देखो ये जो सारी पार्टियां आ गई है, ये फेडरेशन है लेकिन अपने आप वो इंडिपेंडेंट भी है, इंटरनल डिसीजन वो अपने आप लेते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं पिछले 3 इलेक्शन में भी ये एक भूमिका मैंने ली थी। या मैंने ये जो एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसके अलावा एक फेडरेशन भी बनाई है जिसमें 60 ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लाया है। और उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि भाई ये जो अपोजिशन पार्टी है उनको लाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और लोकशाही बचाने के लिए। तो उसमें मैंने ये भूमिका ली थी कि भाई जो दलित पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने इस अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। उसका कारण ये है कि यदि घटना में बदल होता है या लोकशाही रिलीजन बेस होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हानि दलित को होगी, कुछ हद तक माइनॉरिटी को भी होगी, पर सबसे ज़्यादा दलितों को होगी, क्योंकि ये संघर्ष जो है वो ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म का है। तो घटना में इतनी सारी प्रोविजन है जो दलितों के लिए है, अनटचेबिलिटी इज बैन, ठीक है ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन, वहाँ सारी प्रोविजन है उसमें। तो उसके ऊपर तो पहला हल्ला होगा। आरएसएस के जो गोल वर्कर है वो तो कहते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे हो, जातीय आधार पे हो ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका खतरा जो दलितों को है। और लोकशाही में भी फिर वो यदि धार्मिक लोकशाही बन जाती है और हिंदू 70% तो हर बार पॉलिटिकल पार्टी उनकी रहेंगी, तो उसका खतरा जो है वो दलितों को ज़्यादा होगा। तो दलितों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही होना चाहिए कि घटना को कैसे बचाए, अपने इंटरेस्ट को कैसे बचाए, लोकशाही को कैसे बचाए, और ये इंडिया अलायंस का एक यूनाइटेड फ्रंट जो उसका हिस्सा बने। वो हमने देखा नहीं, महाराष्ट्र में भी और यूपी में भी और कुछ तक आंध्र प्रदेश में भी। तो उसका जो बहुत लोगों ने लिखा है उसका परिणाम ये है कि आप वोट डिवाइड होने की वजह से इसका अल्टीमेट एडवांटेज बीजेपी को हो रहा है। तो मेरा ख्याल है मैं आगे भी कहूँगा कि यूनाइटेड फ्रंट का पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगा। मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो गए, अब आएंगे स्टेट के, तो ये तो एक दौर है, चलता रहेगा ना। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखते रहिए दलित दस्तक, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सहयोग भी करिए। जय भीम।